नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ एवं सूत्र अभिकरण पर चर्चा की थी। इसके अंतर्गत आज हम स्टाफ के कार्यों पर चर्चा करेंगे। द फंक्शन ऑफ द स्टाफ। प्रशासन के विस्तृत कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रशासक या कार्यपालिका को स्टाफ का सहयोग लेना ही पड़ता है। अतः स्टाफ मुख्य प्रशासक के कार्यों में सहायक होता है, इसलिए मुख्य प्रशासक के कार्यों से ही इसका संपर्क अधिक रहता है। स्टाफ को प्राय निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं। पहला, आंकड़े एकत्रित करना, तथ्य इकट्ठे करना, तथ्यों को संक्षिप्त करना व उनकी व्याख्या करना, सिफारिश करना, योग्यताओं के बारे में विचार विमर्श करना तथा उन पर स्वीकृति लेना या अस्वीकृति के कारण मालूम करना, समस्या से संबंधित लिखित आज्ञाएं तथा दूसरे दस्तावेज तैयार करना, जारी की गई आज्ञाओं का स्पष्टीकरण और उनकी व्याख्या करना, वास्तविक कार्य की निगरानी करना, जारी की गई आज्ञाओं के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं यह मालूम करना, कार्य करने के ढंग व प्राप्ति के आधार पर संचित अनुभव से नई योजनाएं बनाना, सूचना और जानकारी को पदाधिकारियों के पास भेजना ताकि अधिक समन्वय हो सके और कर्मचारियों में उत्साह और उमंग उत्पन्न करना। संक्षेप में स्टाफ के कार्य, योजना, निर्देश और नियंत्रण कहे जा सकते हैं। स्टाफ इकाई की आवश्यकता। स्टाफ की आवश्यकता निम्न 3 बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला, मुख्य निष्पादन को उन कार्यों में मदद करना जो वे सूत्र इकाई को हस्तांतरित नहीं करता है। दूसरा, सूत्र इकाई के कार्यों का समन्वय करने में। तीसरा, बाहरी इकाइयों और निम्न इकाइयों में विशिष्ट क्षेत्र में संपर्क स्थापित करने के लिए। चौथा, कुछ एक सूत्र अभिकरणों में सामान्य प्रक्रियाओं को सुदृढ़ आधार देने के लिए तथा एक से अधिक सूत्र अभिकरणों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देने के लिए स्टाफ की स्थापना प्रशासन में आवश्यक समझी गई है। स्टाफ के लिए सुव्यवस्थित कार्य करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। सामान्यतः प्रशासन में स्टाफ का प्रयोग विस्तृत और उलझे हुए कार्यों को सरल व सुगम बनाने से संबंधित होने के कारण यह आवश्यक है कि सुव्यवस्थित व सफल कार्य करने के लिए पूरी सावधानी प्रयोग में लाई जाए तथा उचित कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें स्टाफ के कार्य को सफल बनाती हैं जो निम्न। पहला, स्टाफ को प्रत्येक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की सुविधा व पहुँच हो। यह अधिकारियों से समीप व गहरे संपर्क द्वारा प्राप्त हो सकती है। दूसरा, सूत्र अधिकारी कोई निर्णय लेने से पूर्व स्टाफ से परामर्श अवश्य ले। तीसरा, स्टाफ के कार्यों में विश्वास रखा जाए। नेक्स्ट है, स्टाफ आज्ञा देने के स्थान पर केवल अपने विचारों की बिक्री ही सूत्र अधिकारी का करने के सिद्धांत में विश्वास रखे। उपरोक्त सिद्धांतों के अलावा भी यह आवश्यक है कि स्टाफ अभिकरण यह अनुभव करे कि हालांकि बड़े विभागों के समुचित कार्य करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ सीमाओं में मर्यादित रहना पड़ता है, अन्यथा संगठन का अहित होने की अधिक संभावना है। ये भय निम्न प्रकार के हैं। पहला, सूत्र अधिकारियों की सत्ता के क्षेत्र को कम कर देना। दूसरा, स्टाफ अपने उत्तरदायित्व को न समझे। तीसरा, शून्य में सोचना प्रारंभ कर दे, थिंकिंग इन वैक्यूम। और स्टाफ निर्देशन नियंत्रण के कार्य को कठिन व विवादास्पद बना दे। इस सूत्र व स्टाफ के मध्य में भ्रांतियाँ। पिफनर ने इस पहलू पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि स्टाफ को केवल परामर्श देने वाली इकाइयाँ बतलाना इनके महत्व के विषय में भ्रांतियाँ उत्पन्न करना है। जैसे कि लोकसभा की अनुमान समिति एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि परामर्श के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में स्टाफ अभिकरण का महत्व बढ़ रहा है। स्टाफ कार्यालय के परामर्श प्रकृति पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही स्टाफ शब्द के प्रयोग के बारे में अत्यधिक संशय उत्पन्न हो गया है। एक सामान्य सी गलत धारणा यह बन गई है कि स्टाफ कर्मचारी पृथक शिक्षा प्राप्त विद्वान तथा योग्यतम व्यक्ति होते हैं जो कि प्रशासन के कार्य क्षेत्र से दूर रहते हुए डेस्कों पर बैठते हैं, जहां वे योजनाएं बनाते हैं जो कि विचार के लिए मुख्य निष्पादक के पास भेजी जाती है।
नियम यह है कि मुख्य निष्पादन इन प्रतिवेदनों तथा योजनाओं का अच्छी प्रकार अध्ययन करता है, उन पर अपना स्वतंत्र निर्णय करता है और उसके बाद आदेश की श्रृंखला चेन ऑफ कमांड में नीचे तक आज्ञाएं जारी करता है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि कार्य संपन्न करने की श्रृंखला में स्टाफ का कार्य परामर्श देने के अतिरिक्त मस्तिष्क व हृदय के समान भी है। निम्नलिखित भ्रम की काफ़ी मान्यताएं प्राप्त कर चुके हैं। पहला, स्टाफ इकाई सूत्र इकाई पर कोई सत्ता नहीं रखती है। दूसरा, स्टाफ इकाई निष्पादक के अधीन अधिक समीप होती है क्योंकि वह उसी के कार्यालय में स्थित है और उसी के व्यक्तित्व का विस्तार है। प्रश्न उठता है कि क्या यह भ्रम सत्य है या स्टाफ केवल परामर्शदायी इकाई है। लेकिन ऊपर के विवरण में यह भ्रम स्पष्ट कर दिए गए हैं। प्रसिद्ध लेखक साइमन के अनुसार ऐसे भ्रम इसलिए उत्पन्न होते हैं कि संगठन के परस्पर विरोधी तथ्यों को एक साथ मिला देते हैं। एक उदाहरण यह सिद्ध कर देता है कि स्टाफ इकाई की सत्ता प्रयोग में लेती है, यह भी नियंत्रण और आदेश देने का कार्य करती है। जब केंद्रीय कार्मिक इकाई सूत्र द्वारा भेजी गई किसी कार्रवाई को स्वीकृत नहीं करती तथा वित्त मंत्रालय का आंकड़ा किसी रिपोर्ट या फॉर्म को पारित करने से मना कर देता है जब तक उसमें विशेष परिवर्तन न हो, सूत्र इकाई के पास सिवाय झुकने के और कोई मार्ग शेष नहीं रहता है। हालांकि सूत्र इकाई वित्त मंत्री और मुख्य निष्पादक को इस संबंध में प्रार्थना कर सकती है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है और न यह भ्रम ही सत्य है कि स्टाफ मुख्य निष्पादक के अधिक समीप है। बड़े बड़े संगठनों में ये संभव नहीं है। निष्कर्ष यह है कि व्यवहारिक रूप में स्टाफ इकाई जब परामर्श देती है तो सूत्र इकाई सामान्यतः उसे स्वीकार कर लेती है। अतः संगठन में स्टाफ भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि सूत्र। अतः यह भ्रम असत्य है। ये दोनों ही संगठन को सुचारू रूप, सफलता व योग्यता से चलाने के लिए आवश्यक है। ये सहायक हैं न कि विरोधी, अर्थात ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू।